जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल राजन कोचार साहब। आप इंडियन आर्मी के डेकोरेटेड जनरल हैं और आप एलुमनाई हैं डिफेंस सर्विस कॉलेज के। आप मेजर जनरल रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में, सेंट्रल कमांड में जो उसको भी करते रहे हैं और एनालिसिस करते रहते हैं टीवी पे और बहुत सारे थिंक टैंक्स में। जल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। अ, धन्यवाद चीमा साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और थैंक यू सर, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू जल साहब। जल साहब, आज आपसे जो बात करनी है वो ये करनी थी कि इंडिया के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जिसे कहते हैं ना वॉर रैट्रिक हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। वो कुछ ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जल साहब? अभी कल फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आईएनएस विक्रांत पे गए हुए थे। तो मतलब देयर इज नो चैलेंज फॉर इंडिया अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा तो कोई खतरा नहीं है। इंडिया और चाइना की तो अभी लड़ाई के कोई चांस नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे अभी बिल्डअप हो गए हैं। तो व्हाई इज दिस सो मच वॉर रेटरिक, वॉर मॉन्गरिंग? पाकिस्तान में इसको समझने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज ए सीनियर आर्मी ऑफिसर? सर, आपका क्या व्यू है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब देखिए, अगर आप हमारी हिस्ट्री में भी चले जाएं, हमारे देशों की हिस्ट्री में, तो ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एक एक साइन कर्व की तरह कुछ देर ये आपके अच्छे रहे ताल्लुकात, बट ज़्यादा देर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इसको ज़िक्र किया कि ये जो रिटॉरिक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफ़ा नहीं है। अब ये आपकी तरफ से भी आता है, और अगर आप जनरल मुनीर की स्पीचेस भी देखें, और अभी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी जो स्पीच दी है जनरल मुनीर ने, उसके पहले वो जब फ्लोरिडा गए थे, वहाँ से भी जनरल मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। जगुलर वेन के बारे में बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है। तो इस तरीके की जब बातें आती हैं, और तो अ, एक नेचुरल एक फॉलआउट है पॉलिटिकल लीडरशिप का। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती है, और ये मैसेज देना चाहती है कि वो कमज़ोर नहीं है, फ़ौजें उनकी कमज़ोर नहीं हैं, और फ़ौजें उनकी हमेशा तैयार हैं, कोई भी अगर चुनौती बॉर्डर के उस पार से आती है। और आपने सही ज़िक्र किया कि आज अगर देखा जाए, तो जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है, वो पाकिस्तान की तरफ से है। और इसीलिए अ, हमारी फ़ौज का, आपने अगर इस फ़ौज की डॉक्ट्रिन अगर आपने देखी हो, वॉर डॉक्ट्रिन, हमारी फ़ौज की वॉर डॉक्ट्रिन हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक रही है। पर कुछ सालों से जब चाइना की चुनौती आई थी गलवान में, और गलवान के बाद जो एक सिचुएशन बन रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने अपनी डॉक्ट्रिन में बदलाव डाला, और फिर अभी कुछ फोर्सेस जो हमारी पाकिस्तान की तरफ सेंट्रिक थी, हमने उनको मूव किया चाइना बॉर्डर पे। तो आज भारत की अगर आप एक थ्रेट परसेप्शन को उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो चाइना भी हमारा थ्रेट है। और इसको ये कहना कि अगर हमारे चाइना से रिलेशन अच्छे हो गए, अच्छी बात है वो, बट हम अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ना तो चाइनीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ डिप्लॉयमेंट कम हुई है, और ना ही हमने कम करी है। तो अभी एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वहाँ पे।
जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इम्प्रूव होंगे, मुझे लगता है कि फ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे कम की जाएगी। कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे एक एग्रीमेंट हुई है, जहाँ पे हमारे पेट्रोल्स अभी पहुँच पा रहे, जब पहले नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो लद्दाख के बॉर्डर जल पे साहब, जो सिक्योरिटी बात ये की जाती है क्योंकि इंडिया चाइना से लड़ नहीं सकता या लड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक इंसेंटिव बहुत हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कभी चाइना का लफ्ज भी नहीं सुना। ठीक है, कभी वो चाइना के हवाले से वॉर मॉन्गरिंग नहीं की जाती। तो ये क्यों है? व्हाई देयर इज अ वॉर मॉन्गरिंग ऑन पाकिस्तान एंड नॉट ऑन चाइना? इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं कि चाइना बहुत बड़ा नेबर है, उससे लड़ाई होगी तो नुकसान होगा, या आप समझते हैं कि अभी प्रिपेयर्डनेस नहीं है चाइना का मुकाबला करने के लिए? नहीं, प्रिपेयर्डनेस की बात नहीं है, बिकॉज़ हम लोग तैयार हैं एक टू फ्रंट के लिए भी, और चाइना से भी अगर चुनौती आती है, देखिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक माउंटेन एरिया में लड़ना और एक प्लेन्स में लड़ना या एक और डिफरेंट टेरेन में लड़ना, ये अलग बातें होती हैं। और हमारी फ़ौज जिस तरीके से डिप्लॉयड है और जिस तरीके से उनके पास एडवांटेजेस पोज़ीशंस हैं लद्दाख के बॉर्डर पे, तो हम चाइना का भी मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट आपको इस प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि चाइना के साथ हम इतनी अपनी एनिमिटी क्यों नहीं दिखाते और हम पाकिस्तान के साथ क्यों दिखाते हैं? बेसिक मुद्दा है टेररिज्म का। अब अगर आप देखें कि टेररिज्म के हिसाब से या उसके हवाले से जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन है और अभी भी है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। पर आपने पहलगाम का इंसिडेंट भी देखा 22 अप्रैल का, उसके बाद जो एक्शन हुआ। तो बेसिकली हमारा मुद्दा पाकिस्तान के साथ टेररिज्म का है। और लेकिन पाकिस्तान जब तक इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक गैप है, लेकिन जल सोच साहब का गैप। सवाल लेकिन जल साहब सवाल तो ये पैदा होता है, फॉर इंस्टेंस अभी आपने कहा टेररिज्म का इशू है, दैट्स फाइन। लेकिन सवाल ये है कि जब पहलगाम में हमला हुआ है तो इंडिया ने कोई इंटेलिजेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। मिसाल के तौर पे, मैं कल भी कोट कर रहा था इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री से, इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने पूछा इन वन ऑफ द ब्रीफिंग्स जो इंडिया की एमईए ने दी, और उनसे पूछा कि क्या आपके पास खबर है कि पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया? तो उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस हम ये समझते हैं ये पाकिस्तान ने करवाया। बट अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो उसने, डिप्लोमेट ने विक्रम मिश्री साहब से कहा कि आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के ऊपर हिस्टोरिकल प्रैक्टिस एंड पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमला कर देंगे। बस सवाल यह है कि इस दफा जब हुआ है तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं थी ना, आपने दुनिया के साथ शेयर की है। हमने तो कहा था एविडेंस शेयर करें, हम एक्शन लेंगे अगर कुछ है तो। एविडेंस शेयर नहीं की, खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही हमला कर लिया। तो जब आप एविडेंस नहीं देते, और जब, और ये भी कहा गया कि जी वो 4-6 महीने पहले कहीं एंटर हो गए थे जी पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी फोर्सेस वहां पे क्या कर रही थी, उनकी क्या कैपेसिटी है जो 6 महीने 4 महीने पहले लोग एंटर हो गए थे कश्मीर के अंदर। तो 4 महीने आप इंतजार करते रहे फॉर दिस डे, और फिर आपने एक्शन लेना था। तो सवाल ये है कि एविडेंस कोई शेयर नहीं की, अभी तक नहीं की, लेकिन हमला कर देना है। तो यहां पे लोग कहते हैं कि ये आपकी ऑपोजिशन ही कहती है भाई आप तो ये सियासी मकासद के लिए फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन साहब, मैं एक पॉलिटिकल डिस्कशन पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक मिलिट्री की तरह इसको एनालाइज करना चाहता हूँ। आपने एविडेंस की बात करी, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमने, आप अगर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात हो रही है, जब फॉरेन सेक्रेटरी ने आपको बताया हमारे कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगर आप इसको पीछे जाएं, जब भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया है टेररिस्ट के हिसाब से, मीन्स अगर टेररिस्ट आए हैं भारत में तो कहाँ से आए? तो इसको पहली चीज़ है कि उनका जो ये अगर आप उसको लिंक करें तो वो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, वहाँ से आए हैं।
बालाकोट क्यों हुआ? बिकॉज़ बालाकोट का भी उरी का जब हमला हुआ था 2019 में, तो उसके बाद बालाकोट हुआ, बिकॉज़ बालाकोट भी एक पर्सपेक्टिव था कि पाकिस्तान से आए थे। अ, या उस टाइम पे हमने एविडेंस पेश किया था, और अगर आप मुंबई अटैक्स की भी बात करें, जब अजमल कसाब आया था, उस टाइम पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दी गई थी। रेडियो इंटरसेप्ट्स थे, एक डोजियर बनाया गया था, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में भी वो डोजियर प्लेस किया गया था। बट जो पास्ट एक्सपीरियंस भारत का रहा है, और इसीलिए आपको मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में लाना चाहता हूँ, बिकॉज़ जो आपने बोला, मैं मानता हूँ कि जो ये एविडेंस की बात आई है, बट अगर हम एक पास्ट रिकॉर्ड देखें कि हमने जब भी एविडेंस आपको दिया है, उस एविडेंस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एविडेंस दी जा सकती थी जनरल साहब, इग्नोर करें पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे दें। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने पहले भी दिए है एविडेंस, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो ये अगर आप इस थ्योरी पे चले, और मैं अगर आपको इस थ्योरी पे आगे लेके जाऊं कि एविडेंस के बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए, तो वो कहानी हमको दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, जो हमने पहले करी। और गुस्सा बहुत था। देखिए, आपको 3-4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देश में गुस्सा बहुत था। जब पहलगाम हुआ, लोगों में गुस्सा बहुत था। एक बदले की भावना थी कि और हमको स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की आपने स्पीचेज़ सुनी हैं, तो उसमें एक डायरेक्ट रेफ़रेंस था कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री पे वार नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, और हम नहीं चाहते ये चीज़ एस्केलेट हो इसके आगे। बिकॉज़ बेसिक मैसेज ये था कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं, और एविडेंस उसको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। टाइम हमारे पास कम था, तो इसीलिए, और हमारे पास एक पास्ट जो एक्सपीरियंस है आपका, कि आपको जब भी हम एविडेंस देते हैं, कोई एक्शन तो होता नहीं है उस पे। तो यानी कि एविडेंस, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है, एविडेंस इकट्ठा करने में टाइम लगेगा और पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमला कर दो। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा ही है। आप इसको देखिए, जब एक तो इसका एक मतलब यह है कि दहशतगर्द जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़ा सकते हैं जन साहब, हम मतलब बिल्कुल लड़ा अगर सकते हैं। पॉसिबल। हाँ? कल अगर भारत के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, अब आपने सिंदूर 2.0 की बात करी। कल भारत के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, कौन करेगा वो टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर? कहाँ से आएंगे वो टेररिस्ट? जो जो उनको एमुनिशन और हथियार और उनको इंटेलिजेंस कौन अपना दे रहा है? और जो हमने बाद में एक एक ऑपरेशन महाकाल हुआ था, अगर आपको उसकी जानकारी है उस ऑपरेशन की, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट मारे थे वहां से, लश्कर ए तोयबा के। और जिस टाइप के हथियार और जिस टाइप की आइडेंटिटी उन टेररिस्ट से एक्चुअली मिली थी, वो उनको लिंक करते हैं पाकिस्तान से। तो अगर आप बोलते हैं कि एविडेंस नहीं था, एविडेंस है। मैं बट आपने उस कहा है टाइम कि पे एविडेंस नहीं, करते टाइम इस लगता है। हाँ, महाकाल का जब ऑपरेशन हुआ, बिकॉज आपको एविडेंस कब मिलेगा? जब आपका एक एक एनकाउंटर होगा, लोग पकड़े जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, तो उसके बाद ही आप अपना एविडेंस दे सकते हैं। और लेकिन जन साहब, ये तो बहुत ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं है कि एक एक न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, देखें, और आप हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। आप हम पे हमला कर देंगे जी, वो जी हमें 2008 का पता है आपके ऊपर, या 2016 का पता है जी, नहीं, 2020 हमने का आप पता है। नहीं, नहीं चीमा साहब, हमने आप पे हमला नहीं किया। आपके जहां पे टेररिस्ट कैंप्स है, जन साहब, हमने वो उनको ऐसे डिस्ट्रॉय। कोई आप दुनिया, ये जो बात है ना, ये थोड़ी देर अच्छी लगती है जी, हमने ये जी हमने आप पे हम
इंडिया के अंदर एक कश्मीर में अटैक हो गया, पाकिस्तान की फौज ये कह रही है कि इंडिया डेली पाकिस्तान के अंदर फितना उल हिंदुस्तान एक ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है, डेली पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं, और वो जो फॉर एग्जांपल दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन डीप स्टेट, और उसमें अजीत दोवल साहब की बड़ी वीडियो क्लियर आई हुई है कि हमें इंडिया के हमें इनको सपोर्ट यूज करना चाहिए, इन देवबंदियों को यूज करो, तालिबान को यूज करो, इन सबको यूज करो, पाकिस्तान को मसरूफ रखो अंदर ही। तो सवाल ये पैदा होता है, और कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान के पास है, एक इंडियन स्पाई। द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस बेस पे इंडिया पे हमला कर रहे हैं तो हम तो फिर रोज हमला कर दें आपके ऊपर। तो पर इसके देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया के अंदर तो 4 साल बाद वाकया एक हुआ, नहीं रोजाना देखिए, पाकिस्तान अगर के अंदर क्या होता है, और आप कह पाकिस्तान रहे हैं के कि आप दहशतगर्दी से नहीं मुतासर हैं। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, एंड व्हाई आई डोंट एक्सेप्ट इट इज बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हो रही है, जो आप अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप उसको इंडिया से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये अब मैं आपसे ही पूछूंगा, क्या आपके पास एविडेंस है? तो जब आपके पास एविडेंस नहीं है इस चीज का, है है ना तो आपने इंडिया को क्यों नहीं दिया वो एविडेंस? भाई, कई दफा डॉसियर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे नहीं चुका आए है। आपकी है तरफ से, अगर अगर आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में इस तरीके का टेररिज्म फैला रहा है, तो आप हमको एविडेंस दें, यूनाइटेड नेशंस में जाके एविडेंस दें, डॉसियर्स दिए आप हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज को दिए एविडेंस हुए दें। हैं। मेरी पाकिस्तान ने नॉलेज में नहीं, मैं नहीं, मैं मेरी आपको नॉलेज इसके लिंक ये भेज दूंगा। पाकिस्तान शेयर द डॉसियर्स विद इंटरनेशनल कम्युनिटी विद द P5 कंट्रीज। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन जल साहब एक और बात भी बताए ना। वो पुरानी अब बातें हैं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। कुलभूषण यादव का जो केस है, वो आप उसको एक एजेंट भारत का नहीं बोल सकते हैं। आपने उसको ईरान से उठाया है, और वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं था, और आप इसको प्रूव भी नहीं कर पाए हैं। और ईरान ने आप तो कभी नहीं कहा कि ये बंदा पाकिस्तान से उठाया गया। ईरान हैज नेवर मेड अ स्टेटमेंट कि ये बंदा ईरान से उठाया गया। ये आप कह रहे हैं, ईरानी तो नहीं कहते ये। नहीं, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ईरान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दी है। आपको ईरान से प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, हमारे बंदे को पाकिस्तानी आपके मुल्क से कैसे अगवा करके ले गए, ईरान उसके ऊपर बोले। ईरान तो कोई नहीं बोलता। लेकिन जल साहब, आप तो आजकल अफगान तालिबान के जितना करीब हैं, और अभी जैसे मुत्तकी साहब आए हुए थे, विच इज गुड, इंडिया शुड डेवलप बायलैटरल रिलेशंस अपने अफगानिस्तान के साथ। लेकिन तालिबान के बारे में तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट ये कहती है ये अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करते हैं। अभी मैं एक क्वाड्राई पार्टाइट स्टेटमेंट देख रहा था 26 सितंबर की यूएन जनरल असेंबली में, जिसमें ईरान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि तालिबान जो हैं वो दे आर बीइंग सपोर्टेड, they are supporting Al-Qaeda, Islamic State and TTP, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दहशतगर्द जमातों के नाम लिए हैं। तो आपने ऐसे ग्रुप, ऐसा मुल्क या ऐसा रजीम जो इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट कर रहा है, आप उसको कैसे स्पेस दे रहे हैं? क्योंकि आप तो टेररिज्म के खिलाफ हैं, और आप तो ये वो तो कंट्री टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, दुनिया सारी कह रही है। तो इसके अंदर इंडिया में भी आवाजें बुलंद हुई हैं और कहा गया है कि हमें इनको नहीं वेलकम करना चाहिए था। सो व्हाट्स द लॉजिक इंडिया के अंदर, क्या लॉजिक है इस सेंस में जन साहब? देखिए, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ना, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कन्वीनियंस, आई विल कॉल इट। बिकॉज सारे टाइम आपने तालिबान को अपने साथ रखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तालिबान इज योर क्रिएशन ओनली। और आपने मुजाहिदीन को पहले अपना खड़ा किया रशिया के अगेंस्ट, फिर आप वो तालिबानीज बने। फिर आपके रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, जब तालिबान 1.0 था तो पाकिस्तान ही कंट्रोल करता था। जब तालिबान 2.0 आया तो आपके आईएसए चीफ वहां पे गए, जब उसको गवर्नमेंट उसकी फॉर्म हो रही थी, और एक स्टेटमेंट दिया एक 5 स्टार होटल में कि अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गया है, और अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा ये अपना मौका है इसको भारत से जो भी कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। बिकॉज अफगानिस्तान अभी एक हमसाया है हमारा। तो इस टाइप की जब आपसे भी स्टेटमेंट्स आती हैं, और जब आप यू अभी देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन भारत ने अपना रुख अपना क्यों बदला है फॉरेन पॉलिसी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में जब आप एक चीज बोलते हैं, द गुड एंड द बैड तालिबान,
स्टेटमेंट आप ही से निकली थी, आपके पाकिस्तान से निकली थी, देयर इज़ अ गुड तालिबान एंड देयर इज़ अ बैड तालिबान। तो वहाँ पे अगर आपको जो एक सिचुएशन जो अभी डेवलप हो रही है कि तालिबान और आपके रिलेशंस खराब हो चुके हैं और तालिबान भारत की सपोर्ट में आ गया है और भारत उसकी मदद कर रहा है और भारत के कोई भी मिलिट्री इंटेंट नहीं है अफगानिस्तान में। अगर आप समझते हैं कि भारत तालिबान से दोस्ती कर रहा है, अपना एक कोई मिलिट्री आपको थ्रेट देने के लिए वहां से, वो बात सही नहीं है। बेसिकली तालिबान का ओवरचर था, हम तालिबान के पास नहीं गए, तालिबान का ही रिक्वेस्ट आया था कि वो भारत से अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, वो तालिबान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तालिबान के लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना चाहते हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए, अफगानिस्तान में भारत के ऑलरेडी 400 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो स्थगित हो गए थे तालिबान के आने से। $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। सलमा डैम हमने उनके वहां पे बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी बनी है और एक नेशनल हाईवे 218 किलोमीटर का बनाया हमने। तो अभी हम एक जो तालिबान का जो उसका रिक्वेस्ट आया, हमने उसको एक्सेप्ट किया बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में नथिंग इज परमानेंट। और आप जैसे बोल रहे हैं कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द, वो हिस्ट्री है। हम भी मानते हैं कि एक टाइम पे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, आज वो एक देश को चला रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्यों हाथ मिला रहा है इस सीरिया के साथ, जानते हुए कि वो भी एक टाइम पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। बदलाव आता है देशों में। और जो जिस दिन आपके तालिबान से ताल्लुक आपके अच्छे होंगे, बिकॉज आप भी कोशिश कर रहे हैं, एक सीज फायर हुआ है और एक एग्रीमेंट हुआ है। अब मैं नहीं जानता कितनी देर तक ये सीज फायर चलेगा, बट बेसिकली ऐसा है कि हर एक को मौका देना चाहिए। तालिबान एक मौका चाहता है, वो एक अच्छी अपनी गवर्नेंस अपना करना चाहता है अफगानिस्तान में, और भारत उसकी मदद कर रहा है। और भारत ही क्यों मदद कर रहा है, वहां पे चाइना भी है। चाइना तो आपका दोस्त है, चाइना को आप क्यों नहीं ये आप हिदायत देते कि आप तालिबान में क्यों जाके सीपेक को और इसको बढ़ाना चाहते हैं। आपकी मेटलर्जी कंपनीज चाइना की तालिबान में है, अफगानिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही है। 2023 से जो भी माइनिंग है और जो भी कार्रवाई है, वो चाइना ने इसको अफगानिस्तान में शुरू कर दी है। तो आप चाइना को क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको वहां से जाने के लिए। और अभी आप देखेंगे बाकी देश भी, एक बदलाव आ चुका है अफगानिस्तान में, बाकी देश भी अभी आप देखेंगे वो अफगानिस्तान में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे और कर रहे हैं। ऑलरेडी ये बदलाव शुरू हो चुका है। तो आई थिंक दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। और मुझे ये लगता है भारत को सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपने रिलेशन को बेहतर करेगा, क्योंकि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, वो तभी अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, लड़ाई होती रहेगी पाकिस्तान से, तो वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट्स काम नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि चाइना ने भी आपको एडवाइस किया है कि अफगानिस्तान से लड़ाई मत कीजिएगा, समझौता कीजिएगा, बिकॉज चाइना के भी स्टेक्स काफी हाई हैं। और आप जानते हैं कि वखान कॉरिडोर जो 92 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है, वो चाइना से मिलता है उनके युगर जो मुस्लिम्स है उस एरिया में। और चाइना का भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि वहां पर भी रेडिकलाइजेशन ना हो या मिलिटेंसी ना हो या टेररिज्म उस एरिया में भी ना हो। और इसीलिए चाइना भी चाहता है कि तालिबान से अच्छे रिलेशन रखें। बिल्कुल ठीक है। आप जनरल साहब ये समझते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान ने कुछ दहशतगर्द जमातों को खुली छूट दी है, वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं और पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। तो जारी बात है, हमने तकरीबन 3800 से ज़्यादा, तकरीबन 4000 बंदा पिछले 4 सालों में शहीद हुआ है।
इस सेंस में कि अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं, तो हम तो उनको कह रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं जी, हमारी टीटीपी हमारा हिस्सा है, हमने मिलकर अमेरिका से लड़ाई की है। तो अब जारी बात है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रही, जब तमाम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए, बार बार रिक्वेस्टें कर ली, चाइना को भी डाल लिया, सबको कर लिया, तो अब एक ही चॉइस रह जाती है कि ठीक है, मिलिट्री एक्शन जो है वो पाकिस्तान लेगा। अब बजाय इसके कि हमने पहले दिन मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, हमने आखिरी दिन मिलिट्री एक्शन जो है वो ले रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी इसमें ये चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया अब बड़ा इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को अब ये खतरा है कि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को प्रॉपरली इस्तेमाल करेगा। पहले तो थ्रू प्रॉक्सीज कर रहा था और अब इस्तेमाल करेगा टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे जो है वो डेवलप होती है। लेकिन जल साहब एक आखिर में एक चीज बता दें कि ये डू यू थिंक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज ऑन द कार्ड्स, मतलब ये होता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध होगा। और 2.0 की अगर हम आपका ज़िक्र करें, वो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है अपने एडवर्सरीज़ को देने के लिए कि आने वाले वक़्त में पहलगाम जैसा ऐसा कोई अटैक दोबारा नहीं होना चाहिए। और एक मैसेजिंग है हमारी फ़ौज के लिए भी, हमको और हमेशा एक स्टेट ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस में रहने की ज़रूरत है। और इसलिए आपने देखा कि ये जितने भी मिसाइल टेस्ट भी हो रहे हैं हमारे, अगर आपने अग्नि प्राइम का भी देखा है, आपने इसको बाकी भी हमारी जो मिसाइल्स हैं, इसको आकाश प्राइम का भी टेस्ट हुआ इस साल। और इसको ब्रह्मोस का 800 की बात हो रही है। तो ये 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 एक क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ब्रह्मोस 800 क्यों कर रहे हैं जन साहब? इसकी भी वजह यही है कि जो पाकिस्तान ने अगले दिन फतह 800 का किया है तजर्बा, तो नहीं, 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 इसी को नहीं, देखते हुए इंडिया ने भी कहा है नहीं, कि हम भी ब्रह्मोस 800 किलोमीटर का नहीं, लें। नहीं, 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 इसका कुछ नहीं। एक्चुअली बेसिकली देखिए, आपको जो स्ट्रेंथ आपके एडवर्सरीज की है, आपको उसके साथ अपनी स्ट्रेंथ को मैच करना पड़ेगा। अब ये जो 800 है इस ब्रह्मोस का, ये खास तौर पे चाइना की तरफ इसका ओरिएंटेशन है। बिकॉज पाकिस्तान को तो 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक इसको कवर हो जाता है ब्रह्मोस का, जो 400 किलोमीटर का और S-400 का जो दायरा है। तो बेसिकली जो कार निकोबार आइलैंड्स हैं, अगर आप वहाँ पे एक ब्रह्मोस अपनी डिप्लॉय करेंगे, तो वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक आपको रेंज देती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर ब्रह्मोस 800 आप अपने डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वो आपका चाइना के कुनमिंग एरिया तक आपको एक स्ट्रैटेजिक रीच देती है। तो ये एक बेसिक मैसेज है, और ख़ास तौर पे चाइना के लिए, कि अब हमारे पास एक ऐसा हथियार है, जो भारत से चाइना को आराम से टारगेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक क्रूज़ मिसाइल है, तो इसको डिटेक्ट करना भी इसको मुश्किल है। तो इसको आप मत समझिए कि ये खाली पाकिस्तान की तरफ डायरेक्टेड है, बिकॉज़ लेकिन जब देखिए, चाइना के लिए तो आपको 800 किलोमीटर इज नॉट सफिशिएंट ना। वहां पे तो आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, वो तो हजारों किलोमीटर, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर वाला भी चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए टिट फॉर टैट वो समझा जा रहा है, क्योंकि 800 किलोमीटर तो चाइना की, इतनी बड़ी चाइना की ज्योग्राफी है, कैसे बीजिंग पे हमला करेंगे? 800 किलोमीटर वाला तो नहीं चाहिए ना। वहां के लिए तो आपने आईसीबीएम वगैरह रखे हुए हैं, नहीं, वो विच तो इज है लाइक। ही। सी, आप जब एक अपनी इंटीग्रेटेड डिफेंस मिसाइल्स की ताकत अगर आप उसको बनाते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के लिए मिसाइल्स आपको चाहिए होंगे। बिकॉज हर एक मिसाइल जरूरी नहीं है कि, अब आप देखिए, जो हमारी अग्नि है, जो खास तौर पे जो हमने एक उसको आईसीबीएम अपना बनाया, वो बेसिकली एक न्यूक्लियर फंक्शन के लिए है। वो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए नहीं है। वेयरएज ब्रह्मोस जो आपकी क्रूज मिसाइल है, वो आपकी नॉर्मल टारगेट्स को भी स्ट्राइक करने के लिए बनाई गई है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हुआ था। तो अभी आने वाले इस वक्त में देखिए, हर एक देश एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल देता है। आपने भी अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्नल अपना दिए कि जब से आप अपनी हतफ इस मिसाइल्स और आपकी शहीन 3 मिसाइल्स आपके पास हैं,
वो भी आप टाइम पे टाइम आप उसका टेस्ट अपना करते रहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भारत को भी देते हैं कि हमारे पास भी ऐसी क्षमता है कि 2750 किलोमीटर की हमारे पास भी मिसाइल है और हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो भारत का भी राइट है कि वो भी आपको स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग अपना करता रहे अगेन एंड अगेन। और जब आपके चीफ एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात करते हैं कि हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो भी आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस पाकिस्तान का कोना कोना तक आपके पहुंच सकता है। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग चल रही है जो अनफॉर्चुनेटली आपके देश में जो आपकी पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है और हमारे देश में जो हमारी पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। तो इसको फर्क बस इतना ही। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल राजन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस थैंक ये यू वेरी टॉपिक मच। बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू, थैंक थैंक थैंक